नमस्कार, आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 6, जिसका टाइटल है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज का टॉपिक है शासकों के बारे में। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि आज के समय में शासकों का चुनाव कैसे किया जाता है। हम मतदान के द्वारा नेताओं का चुनाव करते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 50 वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 3000 साल पहले की, तो इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे उस समय के जो राजा हुआ करते थे, वह जनता के द्वारा नहीं चुने जाया करते थे, बल्कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके स्वयं को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया करते थे। अब अगर हम बात करें अश्वमेध यज्ञ की, तो अश्वमेध यज्ञ में होता था कि एक राजा अपनी सेना की देखरेख में एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देते थे, और इसके बाद अगर कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन अगर इस घोड़े को जाने दिया जाए, इसका मतलब यदि कोई भी राजा इस घोड़े को नहीं रोकता था, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था, और जिस जिस स्थान पर यह घोड़ा विचरण करता था, उस पूरे क्षेत्र को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का राज्य घोषित करके वहाँ के सभी राजाओं को अनुष्ठान में आमंत्रित किया जाता था। विशिष्ट पुरोहित इस कार्य को संपन्न कराते थे, जिसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता होगा। अब हम यह अनुमान लगा ही सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली रहता होगा, और अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को मुख्य स्थान दिया जाता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों का तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, और जितने भी राजा वहां आमंत्रित किए जाते थे, उनका कार्य सिर्फ यज्ञ की प्रक्रिया को व अनुष्ठानों को देखना होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। अगला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। अगर वर्ण व्यवस्था के बारे में हम जानें, तो हमें पता चलता है कि वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में, कई ग्रंथ रचे गए, जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथ जो रचे गए थे, वे ऋग्वेद के बाद रचे गए थे। इसी की वजह से इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथों के नाम से जाना जाता था। अब अगर हम इनके अंतर्गत बात करें, तो इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं, और समाज के लोगों को अपने जीवन में किन किन नियमों को धारण करना है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। उस समय समाज में कई ऐसे समूह थे जिनमें पुरोहितों, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। और दूसरी ओर अगर निर्धन लोगों को देखा जाए, तो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन पाए जाते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, और उन 4 वर्गों को वर्णों के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस वर्ण के लिए कौन सा कार्य निर्धारित किया गया था। पहला वर्ण था ब्राह्मण का। उनका कार्य होता था वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना, अर्थात लोगों को उसका ज्ञान देना, जिसके लिए उन्हें उपहार भी मिलते थे। दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। उनका कार्य युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान था विष या वैश्य का, जिन्हें कृषक, पशुपालक और व्यापारी कहा जाता था। अब एक चीज़ और यहाँ इम्पोर्टेंट दी गई है, जो है क्षत्रिय और वैश्य के बारे में। क्षत्रिय और वैश्य
दोनों वर्ग ऐसे थे जिन्हें यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन अगर अंतिम वर्ग यानी शूद्र के बारे में बताया जाए, देखा जाए, तो इन लोगों को यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ये लोग इन अनुष्ठानों से वंचित रहा करते थे। अंतिम स्थान शूद्रों को माना जाता था और अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना ही इनका काम माना जाता था। औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन नहीं करने दिया जाता था। इसके अलावा एक और चीज़ थी जिसे वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, क्षत्रिय माता पिता की संतान क्षत्रिय ही होती थी, और वैश्य माता पिता की संतान वैश्य तथा शूद्र माता पिता की संतान को शूद्र कहा जाता था। बाद में कुछ लोगों को अछूता माना जाने लगा। अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के से संपर्क अपवित्र माना जाता था। मान लीजिए कि कोई भी समाज का नागरिक यदि ऐसे लोगों से मिलता था तो उसको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था समाज में, और उसको कहा जाता था कि वह इन लोगों से संपर्क ना रखे, क्योंकि इन लोगों से संपर्क रखना अपवित्र था। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, जबकि कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने अछूत या छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव सीमित था। अगला टॉपिक है जनपद और महाजनपद। पहले हम इसमें जनपद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद। चलिए स्टार्ट करते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद शब्द को जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि लोगों के बसने की जो जगह होती थी उसी को जनपद कहा जाता था। इसके बाद अगर देखा जाए पुरातत्वविदों की खुदाई को, तो जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो जनपदों की बस्तियों की खुदाई उन्होंने की, जिसके अंतर्गत दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, इनमें प्रमुख स्थल उन्हें प्राप्त हुए। खुदाई से पता चला कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। फसलों के बारे में भी यहाँ कुछ पता चला, जिसमें चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें वे लोग उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुराने स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्योमेट्रीय आकृतियों के रूप में हैं। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों के भोजन परोसने के लिए किया जाता था। आइए अब बात कर लेते हैं महाजनपद की। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की जाती थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इन दीवारों का निर्माण कराने के पीछे राजाओं के कुछ उद्देश्य हुआ करते थे, जैसे कि कुछ राजा अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से इन दीवारों का निर्माण कराते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची ऊंची प्रतिभाशाली दीवारें अपनी समृद्धि को दर्शाने के लिए खड़ी कराते थे, तथा कुछ राजा अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए
इस तरह की दीवारों का निर्माण कराया करते थे। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतज़ाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चे इनके लिए अथक परिश्रम किया करते थे। इसके लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अब जब ऐसी आवश्यकता सामने आई तो राजाओं ने सेना रखना प्रारंभ कर दिया। सिपाहियों को जब नियमित रूप से वह अपने पूरे साल अपने पास रखते थे तो उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता सामने आई। धन की आवश्यकता जब राजाओं को हुई तो उन्होंने एक व्यवस्था का निर्माण किया जिसे कर व्यवस्था के नाम से जाना गया। अब महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इस कर को किन किन माध्यमों से लोगों से लिया जाता था, चलिए देखते हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग भी कहा जाता था। दूसरा कर कारीगरों के ऊपर लगाया जाता था जो प्राय श्रम के रूप में चुकाया जाता था, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन कार्य करना पड़ता था। तीसरा कर पशुपालकों पर होता था जो उन्हें जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थीं। अगला टॉपिक आता है कृषि में परिवर्तन। आइए देखते हैं कि उस समय में कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इनमें फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान तथा पौधे का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इनमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतिहार मजदूर कमकर करते थे। चलिए सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं जिसमें 2 टॉपिक हैं, मगध और वज्जी। पहले मगध को हम यहाँ पढ़ते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, जिन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। इसके अलावा यहाँ के जंगलों से लकड़ियाँ भी लाई जाती थी, जिनसे घर बनाए जाते थे, गाड़ियाँ तथा रथ आदि बनाए जाते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ थी वो यह थी कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें पाई जाती थीं, जिनसे मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी अयस्क प्राप्त होते थे। इस सब से हमें ये तो पता चल ही गया है कि मगध महाजनपद बहुत ही समृद्ध राज्य था। इसके बाद हम मगध के 2 शक्तिशाली शासकों के बारे में यहाँ जानेंगे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। अब बात करते हैं उस समय की जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। बात 2300 साल पहले की है। पूरी तरह सफल न होने पर भी मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ
जब सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया, जब उसने मगध की ओर कूच किया तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आगे पढ़ते हैं। वज्जी मगध के निकट एक राज्य था जिसका नाम था वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। अगला आता है संघ। संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में क्या होता था कि बहुत सारे लोग एक साथ काम करते थे और सभी को राजा कहा जाता था, और ये राजा विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किया करते थे। सभी आपस में बैठकर बातचीत, वाद विवाद किया करते थे। क्या करना है, कैसे करना है, इस पर बहस किया करते थे, और शत्रुओं के आक्रमणों से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं किया करते थे। स्त्रियां और दासों तथा कामगारों को इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। बुद्ध या महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंध रखते थे। बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ दीर्घ निकाय की यहाँ हम बात करें तो उसमें वज्जी संघ का वर्णन देखने को मिलता है। इस ग्रंथ को करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। चलिए अब बात करते हैं अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में कि अजातशत्रु का वज्जी संघ से क्या संबंध था। आइए देखते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे और आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे तथा बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के बारे में भी बात कही। वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतवाली संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। बहुत सारे शक्तिशाली शासक ऐसे हुए जो इन्हें जीतना चाहते थे। इसके बावजूद भी उनका राज्य लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य जब प्रारंभ हुआ तो गण और संघ राज्य पर विजय प्राप्त कर ली गई और अपने राज्य में इन्हें शामिल कर लिया गया। चलिए अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अन्यत्र। यहाँ बात हो रही है लगभग 2500 साल पहले एथेंस की। उस समय एक शासन व्यवस्था की गई थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। यह व्यवस्था 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थीं। इसके अलावा सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिला था। एथेंस में खदान, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।